आज दो बड़े सिक्योरिटी इंसिडेंट्स में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने फिर दिखा दिया है कि जमीनी लड़ाई में कौन माहिर है। उसके बाद 31 अगस्त की भी एक घटना की खबर आई है जिसमें फिर से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जबरदस्त मार की है। उससे भी बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आज की, कैसे जो 12 दिन की ईरान इजराइल वॉर थी अभी भी एक तरह से चल रही है, कभी भी फिर से शुरू हो सकती है। उसके दौरान जब इजराइल ने शुरू में हमला किया तो झुलसे हुए हाथों से ईरान के जाबाजों ने उसी समय, यानी 2 मिनट हमला हुआ, उसी 2 मिनट में उन्होंने जवाबी मिसाइल छोड़ी थी। यह अभी बात सामने आई है, इतिहास बन चुकी है और इस चीज को लेके आज हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आज जो ईरान के जाबाजों ने कैसे पूरी दुनिया, कैसे इजराइल से लड़ा। देखिए बात कम होती क्योंकि ईरान अपना ढिंडोरा नहीं पीटता है, लेकिन ईरान ने पूरी जो फिलिस्तीन की जंग है उसको विचारधारा दी। और उसके बारे में भी आज मैंने एक वीडियो बनाया जो मैं कल रिलीज करूंगा। और वो आदमी, वो सुन्नी मौलवी पकड़ में आ गया है जिसने ये फतवा दिया था कि चाहे हुक्मरान जितना भी जालिम क्यों ना हो, तुम्हें उसका साथ देना, ये इस्लाम के हिसाब से सही है। तुम कौन होते हो इस्लाम के बारे में बात करने वाले? और उसका नाम मैं बताऊंगा आपको, आप लोग हिल जाएंगे, आप लोग हिल जाएंगे। और जो सुन्नी है उनको मैं चैलेंज करता हूं कि उसके बाद तुम हमास के साथ नहीं आए तो उसके बाद तुम अपनी मां के बेटे नहीं हो। क्योंकि जिस तरह से ईरान के लोगों ने जाबाजी दिखाई है, जिस तरीके से झुलसे हुए हाथों से उन्होंने वापस मिसाइल मारी, अगर उसकी 1% भी, और वो जो मौलवी है उसके फतवे की वजह से जो सऊदी अरब है, इजिप्ट है, तमाम इस तरह के देश है, ये फिलिस्तीन का साथ नहीं दे रहे। ये उसी फतवे की वजह से, इतना गंदा फतवा, थूकना चाहिए सुन्नियों को उसके ऊपर। मतखली है वो, मतखली जानते हो क्या होता है? मतखली है वो, मतखली। मैं तो कहता हूं सबसे खराब, सबसे गंदा फिरका इस्लाम का मतखली है। फिर सलाफी, फिर वहाबी, इस तरह के जो लोग हैं, यही लोग जिम्मेदार हैं आज 60,000 जो गाजा के लोग हैं। ये जायनिस्ट है। इजराइल तो फ्रंट है, असली तो ये है। अब समझ में आई बात। और इस पे कहानी नहीं सुनोगे कि किस तरह से ईरान ने ब्रेवरी की, खैर वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, अब यहां पर जो 2 सिक्योरिटी इंसिडेंट हुए हैं पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जो किए हैं, उसमें देखिए जो इजराइल ने जो नया तरीका अपनाया है कि उसने बड़े बड़े टावर्स को मारना शुरू कर दिया। कल उसने महस्ता टावर को मारा, आज अल सौसी टावर को उसने उड़ा दिया। कल मैंने उसका वीडियो भी आपको दिखाया था। आज वीडियो नहीं दिखाऊंगा, आज सीधे बात करना है और टाइम भी कम है। तो देखिए उसमें जो है बड़े टावर्स जिसमें लोग पनाह लेते हैं उसको इजराइल ने मारना शुरू कर दिया। यह अलग बात है कि जो पनाह लेते हैं वो पहले ही उससे कल भी निकल गए थे, आज भी निकल गए। लेकिन इजराइल ये दिखा रहा है कि वो गाजा सिटी में अपने इन्वेजन के प्रति बहुत सीरियस है। उसने ये भी कह दिया है कि हम जो हैं वो तुमको जो खान यूनिस में अल बवासी इलाका है, वो एक हमने सेफ जोन क्रिएट करा। खैर उसके बारे में बात करेंगे। मैं जो कह रहा हूं कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने आज जब देखिए टावर से मारना शुरू किया तो फिलिस्तीनी, अच्छा, और F-16 जेट से, यानी F-16 जेट्स ऐसे आ रहे हैं, जो मैंने कल वीडियो दिखाया था, F-16 जेट्स ऐसे आ रहे हैं, वो ऐसे बॉम्ब ऐसे छोड़ रहे हैं कि वो टावर के एकदम फाउंडेशन पे लग रहा है। कल के वीडियो में भी आपको याद होगा। और फिर मैं अल सौसी का वीडियो दिखाऊंगा। अभी इजराइल और ये इस तरह की इसकी वारदातें करेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जो कल जैसे महस्ता बिल्डिंग को एक्सप्लोड किया था इजराइल ने, रेजिस्टेंस ने उसी बिल्डिंग के ऊपर से उसी के मलबों से फायर किया, जो मोटर फायर था वहीं से किया। और उसके बाद इजराइल के 2 कमांड और कंट्रोल सेंटर कल ही नष्ट हो गए थे। और आज जो अल सौसी बिल्डिंग है उस पे जो वहां से भी उन लोगों ने फायर किया। और ये मैसेज था। और जो इजरायली ग्राउंड फोर्सेस जो आगे नहीं बढ़ रही है, मैंने आपको बताया था, लेकिन जो इजरायली ग्राउंड फोर्सेस जो थोड़ी बहुत भी इधर उधर छितरी हुई है, ये एक्चुअली छितरी हुई है। और उसके बारे में हैराट्स ने और हिब्रू न्यूज़पेपर्स ने बहुत सारी खबरें दी। और आप तो जानते हैं कि लंबे समय से जो इजराइल का जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो पूरी तरह से हॉल्ट हो गया। तो वहां पर जो पूरी एक जिस तरीके से रेजिस्टेंस ने सिक्योरिटी इंसिडेंट्स किए
वो देखिए। अच्छा, फिर 31 अगस्त को क्या हुआ? 31 अगस्त को ये पूरा इजराइल गोल कर गया। 31 अगस्त को 3 इजरायली टैंकों को, 3 मरकवा टैंकों को सलाहुद्दीन मस्जिद अल जैतून क्लिनिक अल जैतून में सीधे सीधे आरपीजी रॉकेट से मारा था। पीवीआर जो उनके रॉकेट हैं वो उनसे मारा था और उसमें तीनों टैंक क्षतिग्रस्त हो गए थे। लगातार देखिए, ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, ये फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जीत चुका है। सब लोग इस बात को मान रहे हैं। सवाल यह है कि फॉर्मली इजराइल सरेंडर कब करेगा। उसमें वो जितने ज्यादा गाजा के सिविलियंस हैं उनको शहीद करना चाहता है, तो गाजा के सिविलियंस ने भी कह दिया है कि हम यहां से हटेंगे नहीं, हम यहां से नहीं हटेंगे, और या तो हम यहां रहेंगे और या फिर हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं हम। और कितने लोगों को, और कल मैंने आपको बताया था कि जो गाजा में जितना भी ये कर लें, वहां पर 20-22 लाख से पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है, बल्कि 2.4 मिलियन, 24 लाख। और आज तो कमाल ही हो गया। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गाजा से जो लोगों से कहा गया कि राफा जाओ, उल्टा हो रहा है। राफा से लोग फिर गाजा सिटी आ रहे हैं कि चलो मारो तुम, हम देखते हैं कब तक मारते हो। उसका ये एक अद्भुत, भाई इस तरह की शहादत कभी इतिहास में किसी ने नहीं दी। करबला की लड़ाई की वजह याद आती और कुछ नहीं याद आता, कुछ भी नहीं याद आता। खत्म है बात। ये वर्ल्ड वॉर हो गई, ये हो गई, इस तरह की शहादत नहीं दी कभी किसी ने। अच्छा, अब देखिए जो वेस्ट बैंक में हुआ। वेस्ट बैंक में बेथलेहम के हुसान इलाके में, जो कि वेस्ट ऑफ बेथलेहम है, यहां पर लाइव बुलेट्स छोड़ी इजरायली सोल्जर्स ने। फिर भी यहां के जो यूथ हैं वो लड़ते रहे। करीब 45 मिनट यहां आमने सामने जंग हुई। उसके बाद जो राबा विलेज है ईस्ट ऑफ जेनिन, वहां जबरदस्त संघर्ष हुआ। उसके बाद तुलकरेम में अनापता, यहां पर भी रेड मारी इजरायलियों ने। उसके बाद यहां पर भी विरोध हुआ। फिर जो अल थौरी नेबरहुड है, सिल्वन नेबरहुड में अलक्सा मस्जिद के पास जेरूसलम में, वहां हुआ। फिर रमल्ला सिटी में जो नालिन इलाका है, वहां पर संघर्ष हुआ। उसके बाद सिबेस्टिया, जो कि नॉर्थ वेस्ट नाब्लस में है, वहां लड़ाई हुई। फिर ओसारिन नाब्लस में है, वहां लड़ाई हुई। फिर ओसारिन साउथ में लड़ाई हुई। यानी कि पूरा आप सोचिए, आज जो नाब्लस में हुआ, ओसारिन इलाके में, आप नॉर्थ से साउथ, आप कोई भी एरिया ले लीजिए नॉर्थ से साउथ, और वहां पर नॉर्थ से साउथ उन लड़कों ने पूरा एक तरह से पहले से एक सेमी सर्कल बना रखा था, बड़ा सेमी सर्कल। और उन लोगों ने जैसे जैसे इजरायली फोर्सेस पीछे हटती गई पत्थरों और बमों के प्रभाव में, और लाइव बुलेट दागती रही, उसमें कोई फिलिस्तीनी शहीद नहीं हुआ, लेकिन इजरायली फोर्सेस भी सीधे एंगेज नहीं करना चाहती थी, तो वो लाइव बुलेट चलाते हुए पीछे हट रही थी। जैसे जैसे वो पीछे हट रही थी, उनके ऊपर पीछे से पत्थर आ रहे थे, क्योंकि सेमी सर्कल बना हुआ था। अब ये बारीक बात है, देखिए, ये बारीक बात है, कैसे उन लोगों ने सेमी सर्कल बना के और इस तरह की चीजें उन्होंने एक बड़ी जंग लड़ी। उसके बाद तुलकरेम के नॉर्थ में काफिन के भी अल अहरेश इलाके में, वहां पर भी जबरदस्त जंग हुई। फिर जेरूसलम के अनाता में फिर एक बार देखिए जो हिब्रॉन में हुआ है, अल बराका इलाके में, ये अल बराका हिब्रॉन ईस्ट ऑफ यट्टा। अब यहां क्या हुआ, यहां पर टायर जला के जो बीच में शुरू किया था फिलिस्तीनी युवाओं ने, क्योंकि रेजिस्टेंस तो इस समय पीछे है वेस्ट बैंक के, छुप के वार कर रहा है, तो इस जो युवा हैं उन्होंने टायर जला के जो फेंकने की शुरुआत की। इससे इजरायली फोर्सेस डर जाती है, क्योंकि इससे देखिए क्या होता है कि टायर अगर आपकी गलती से भी गले में पड़ गया, जलता हुआ टायर, तो क्या होता है। तो वो पूरा इंतजाम एक तरह से किया हुआ है, और बहुत नजदीक से जलता हुआ टायर फेंक रहे हैं। और ऐसा मुश्किल नहीं है, वो एक जलता हुआ टायर, कई जगह ट्यूब भी वो जलता हुआ फेंकते हैं, रस्सी जलती हुई फेंक देते हैं कई बार। वो किसी भी दिन इजरायली सोल्जर के गले में आ सकती है, और वो भस्म, मतलब वहीं पर जल के वो उसको तो बहुत, मतलब जरा सा भी कोई जल जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं चलिए भस्म हो जाए या मरी जाए, जरा सा भी कोई जल जाए इस तरीके से की तरह। और यही फिलिस्तीनी कह रहे हैं, तुमको हम इतना दर्द देंगे और अभी तुम्हें हम इतना दर्द देके धीरे धीरे मारेंगे, धीरे धीरे, ऐसे ही जला के।
पहले तुम्हारा कान जलेगा, फिर तुम्हारा गर्दन जलेगी, जैसे तुमने हमारे बच्चों को मारा, फिर तुम्हारी पीठ जलेगी, फिर तुम्हारा मुंह जलेगा। ये हालत इजराइलियों की हो गई है। वो कुछ नहीं बचा पा रहे हैं, वो अपने शरीर को नहीं बचा पा रहे हैं, वो अपने घरों को नहीं बचा पा रहे हैं। उनका भी एड्रेस ईरान के पास आ गया है, वो भी खबर है। और ये सारी चीजें एक के बाद एक इस तरह से हो रही हैं कि किनके घरों में जो ईरान इजराइल वॉर के समय या गाजा में जो सिविलियंस हैं उनको जो मारा, शिनबेत के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने इंटेलिजेंस दी कि यहां ये रहते हैं, इसको मारो, कितने हजार परिवार पूरे पूरे साफ हो गए, उनके हाथ चुन चुन के ईरान मार रहा है। और आप लोग, कई लोग कहते हैं कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान ने, देखिए, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब यहां पर देखिए, जो इजराइल ने, एक तो मैंने बताया अल सरसू टावर पे हमला किया, फिर शेख रदवान इलाके में एक बड़ा मैसाकर किया। अभी तक खबर नहीं आई है कितने गाजा के सिविलियन शहीद हुए, लेकिन ये दो बड़े मतलब बम्बार्डमेंट इजराइल ने किए। उसके बाद आज कुपोषण और भूखमरी से 6 फिलिस्तीनी शहीद हुए, और इसमें देखिए आप 382 फिलिस्तीनी केवल भूखमरी और कुपोषण से शहीद हो चुके हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो पूरा जो इजराइल का इरादा है कि 51,000 बिल्डिंग्स हम गाजा में नष्ट करेंगे, और 51,000 बिल्डिंग अगर हमने नष्ट कर दी तो उसके बाद फिलिस्तीनियों के पास कोई चारा नहीं रहेगा बाहर जाने के लिए। लेकिन उसमें एक पेच है, उसमें पेच ये है कि फिलिस्तीनी जाएंगे कहां से। चलिए, एक तो फिलिस्तीनी जाने वाले नहीं, मान भी लेते हैं, तो फिलिस्तीनी जाएंगे कैसे? वो जाएंगे राफा से, और राफा में इजिप्ट चौकन्ना हो गया। इजिप्ट ने सिनाई में अपनी फौजें भारी संख्या में तैनात कर दी। कभी भी इजिप्ट इजराइल युद्ध हो सकता है, और इजिप्ट को सीज फायर टॉक से भी बाहर रखा है इजराइल ने। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट, तो अभी लगता है कि क्योंकि इजराइल नई नई जगह ढूंढता है हमले के लिए, नेतन्याहू को कुर्सी बचानी है, जंग हार रहा है वो, तो लेबनान में हिजबुल्लाह ने फंसा दिया उसको, सीरिया में भी पूरी स्थिति मैंने बताई थी आपको कल, आज भी वैसी स्थिति है। सीरियन रेजिस्टेंस और सारी वहां के जो सोशल इक्वेशंस हैं उसने फंसा दिया इजराइल को, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। उसके बाद कहां तुम हमला करो? ईरान से हार चुके हो, इराक पे हिम्मत नहीं है, अब तुम कहां करोगे हमला? तो अब तुम इजिप्ट पे कर सकते हो। इजिप्ट पे करोगे तब तो खैर फिर पूरा इजिप्ट जो है वो कैसे, इजिप्शियन आर्मी को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और इसी में देखिए जो उस तरह के जो मौलवी हैं जिन्होंने वैसे फतवे दिए थे, वो फतवे सब कूड़ेदान में चले जाएंगे। तो कल मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा उस मौलवी पे, और भी मैं पूरा आपको बताऊंगा शिया थियोलॉजी, सुन्नी थियोलॉजी, सुन्नियों में कौन सी क्रांतिकारी थिंकिंग है जो ईरान के साथ हैं, और बाकी जो गद्दार हैं वो क्या हैं। तो वो सबका दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब देखिए वो खबर आती है जब कैसे दो ईरान के फाइटर्स ने जिस समय उनका पूरा इंटरव्यू आया, 16 मिनट की डॉक्यूमेंट्री आई, और उनके चेहरे आप देख सकते हैं। मतलब अभी इस समय तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो मेरे पास है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें केवल बातचीत है, उसमें एक इंटरव्यू टाइप है, फिर कुछ स्टॉक शॉट्स हैं वे, क्योंकि एग्जैक्टली जिस समय ये हुआ था उस समय तो कोई कैमरा आसपास था नहीं, क्योंकि ईरान पे हमला हो रहा था। 12 दिन की लड़ाई में शुरू में आप जानते हैं कैसे इजराइल ने ईरान को पूरी तरह से घेर लिया था और मोसाद की फोर्सेस भेज दी थी, अजरबैजान से पूरा वहां पर चढ़ाई एक तरह से कर दी थी ईरान की, या ईरान के ऊपर चढ़ाई थी, वो कोई हमला नहीं था दूर का, पूरी चढ़ाई थी। ईरान के ही लोग उसमें कई गद्दार शामिल थे, आज तक पकड़े जा रहे। लेकिन उसमें जो 2 जाबाजों ने जो एक मिसाइल स्टेशन, जिसका नाम अभी क्लियर नहीं हो सकता, इस्फहान का हो या एक जगह और का, वहां पर जब शुरुआती दौर में जब इजराइल हावी था और इजराइल कह रहा था कि ईरान की जो स्काईज है वो हमारी है, ईरान के आकाश हमारे हैं, उस समय जो हमला किया उसको उन्होंने अपने झुलसे हुए हाथों से, उनके हाथ में चोट लगी थी, दोनों इंजर्ड थे, उसके बाद भी उन्होंने स्क्रैम्बल करके उसी समय 2 ईरान की मिसाइल छोड़ दी थी। और वही सबसे पहली मिसाइल्स थी जिन्होंने कंडम कर दिया था, जिन्होंने इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर के पास, वो वाला नहीं जो हर्जिलिया में जो बाद में मारा ईरान ने, वो नहीं, जो पहले ही दौर में, जो पहले दूसरे दिन
दूसरे दिन जो मोसाद हेडक्वार्टर के बगल में एक मिसाइल गिरी थी, वो इन्हीं लोगों की वजह से गिरी थी, जिससे इजराइल हिल गया था। वो पूरा इजराइल के लिए एक खतरे की घंटी थी, वो भी इन्हीं लोगों ने की थी। ऐसे ऐसे देखिए चीजें बाहर आ रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें बाहर आ रही हैं। उसके बाद आप देखिए तो अफगानिस्तान में जो अर्थक्वेक आया है, उसके लिए ईरान ने बड़ी सहायता भेजी, और ईरान अकेला मुल्क है, पाकिस्तान ने भी शायद पता नहीं कुछ किया कि हमें खबर नहीं मिली, लेकिन ईरान ने बड़ी सहायता भेजी। उसके बाद खामनेई साहब ने हेल किया है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो मीटिंग हुई, इसमें जिस तरीके से जो एंटी अमेरिकन, एंटी इजरायली देश एक साथ आए, चाइना, रशिया, ये लोग एक साथ आए, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इंडिया भी गया था उसमें। खैर इंडिया के बारे में और भी कुछ अभी बताते हैं, वो कल भी एक वीडियो में बनाऊं, कल संडे है, कल हम बना सकते हैं 2 वीडियोस 3 वीडियोस। तो अभी देखिए जो जहां पर खामनेई साहब ने इसकी उन्होंने तारीफ की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और ये भी कहा उन्होंने कि एससीओ जो है वो आर्थिक रूप से तो मजबूत करेगा ही कई देशों को, लेकिन उससे ज्यादा अगर सैन्य टकराव होता है वहां पर भी एससीओ की भूमिका रहेगी। अब इसका क्या मतलब, ये देखिए एससीओ के किसी बयान में नहीं था, लेकिन एससीओ में 2 बयान आए थे। एक बयान आया था ईरान इजराइल वॉर में इजराइल को दोषी ठहराना, दूसरा बयान आया था गाजा में जो हो रहा है उसमें इजराइल को दोषी ठहराना, और दोनों में भारत का सिग्नेचर। तो अब ये बात जब उन्होंने कह दी है, ये बड़ी बात है कि युद्ध के समय, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक, क्योंकि हर एक देखिए ऐसी समिट मीटिंग्स की जिसमें बड़े देश इन्वॉल्व होते हैं, उनके सीक्रेट क्लॉजेस होते हैं, और सीक्रेट क्लॉजेस ऐसा नहीं कि उसमें सारे देश हैं उनके साथ, जो कुछ चुनिंदा हैं जैसे ईरान, रशिया और चाइना, इनके सीक्रेट क्लॉजेस कहीं ना कहीं बने, नॉर्थ कोरिया भी। और उन सीक्रेट क्लॉजेस में यह बात उभर के सामने आई है, जहां तक मुझे खबर है विश्वस्त सूत्रों से और गोपनीय सूत्रों से खबर यह है कि वहां पर एक जंग की भी तैयारी होगी। अच्छा, अब यहां पर देखिए तो एक नॉर्थ कोरिया को लेके 2019 की एक घटना सामने आई है, जब एक अमेरिका ने एक गुप्त मिशन किया था नॉर्थ कोरिया के अंदर घुस के वहां के प्रेसिडेंट किम इल जुंग को असैसिनेट करने की। वो पूरा मिशन फेल हो गया, और कुछ मछुआरे नॉर्थ कोरिया के मिल गए, उन्होंने देख लिया अमेरिकन सोल्जर्स को, तो उन्होंने मछुआरों को मार दिया। अब ये पूरी देखिए पूरी सामने आ रही है, ये मछुआरों से बच के नहीं जा पाए, वहां पर मछुआरों को मार के चले आए, ये आप देख लो। और यही स्थिति अमेरिका की विश्व पटल पे है, और इसी पे देखिए बड़ा दुख होता है कि जब मोदी का और इनका पूरा ट्रंप ह्यूमिलेट कर रहा। आज भी ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, इंडिया अमेरिका से सॉरी कहेगा, नरेंद्र मोदी रेंगते हुए आएंगे, ऐसे ही कहा उसने, रेंगते हुए आएंगे ट्रंप के पास। फिर ट्रंप उनका क्या करेंगे, ऐसे बोला। उसके बाद ट्रंप ने कुछ बोल दिया कि नहीं, इंडिया के साथ तो हमारी दोस्ती है और वो चलेगी, अभी कुछ चीजें हमें अच्छी नहीं लगी, वही मतलब रशिया के साथ जाना, चाइना के साथ जाना, ईरान के साथ जाना, लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती है। तो तुरंत नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर दिया खुशी में कि नहीं ये तो बहुत हमारी तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये हर वो, जबकि ऐसा कुछ ट्रंप ने केवल इतना कहा था कि हमारी मित्रता है बस, और मोदी से भी है, इंडिया से भी है। और मोदी ने ये तो, लेकिन आप एक बात आश्वस्त रहिए, मोदी झुक सकता है, देश नहीं झुकेगा, भारत नहीं झुकेगा ना, भारत तो इस सवाल पे झुकेगा ही नहीं। मोदी के आसपास के लोग ही नहीं उनके साथ हैं, ये पूरी स्थिति है। अच्छा, अब देखिए जो वेनेजुएला में हो रहा है, ये गंभीर एक मामला हो गया है। इसमें अमेरिका ने अपनी फोर्सेस भेज दी हैं। एक वेनेजुएलन शिप पे हमला भी हुआ है जो परसों हुआ था, और जिसमें यह बहाना लिया गया था कि वहां से ड्रग कार्टेल की शिप्स आ रही। जबकि वेनेजुएला के बारे में बता दें, लैटिन अमेरिका के बारे में आमतौर पे परसेप्शन है कि वहां पर ड्रग्स का धंधा बहुत चलता है, कोलंबियन कार्टेल्स रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम उससे जुड़े रहे हैं वहां की माफिया, जो ड्रग माफिया है। लेकिन वेनेजुएला में तो क्रांति हो चुकी थी आज से 10-15 साल पहले, शावेज के समय, जिन्होंने उन्होंने नेशनलाइज कर दिया, तो वहां के ड्रग कार्टेल्स खत्म हो चुके हैं, मार दिए गए सब। और असली मसला है तेल को लेके अमेरिका पागल है कि तेल हमें वेनेजुएला का चाहिए, और वहां पर युद्ध पे आमादा। और जबकि वेनेजुएला में बच्चा
हथियार वहां पर थामे हुए, बच्चा मैं आपको बता रहा हूं, वो अलग तरह के लोग हैं वहां पर। जो क्यूबा, निकारागुआ, वेनेजुला, क्यूबा पे देखिए, छोटा सा देश, 1959 में क्रांति हुई थी, एंटी अमेरिकन क्रांति थी वो। अमेरिका की कठपुतली सरकार को 1959 में उखाड़ के फेंक दिया था। अमेरिका ने कितनी कोशिश की, कम से कम 100 से ऊपर कोशिशें हुई क्यूबा को इन्वेट करके छोटा सा देश दबा दिया। नहीं, एक जगह सफल नहीं हो पाए। बे ऑफ पिग्स इन्वेजन हुआ, उसमें बुरी तरह मारे गए। तो वेनेजुला में देखिए, वेनेजुला में यह बात तय है कि ये लोग बुरी तरह से मार खाएंगे। उसके बाद देखिए, अब यहां पर एक बात आती है कि रशिया में देखिए, रशिया जो है करीब 200 बिलियन क्यूबिक मीटर्स तेल यूरोप को सप्लाई करता था यूक्रेन वॉर के पहले। फिर नॉर्थ स्ट्रीम के थ्रू, फिर नॉर्थ स्ट्रीम को उड़ा दिया गया। ये वेस्ट का ही काम था या अमेरिकन इंटेलिजेंस का काम था, कुछ लोग कहते हैं यूक्रेन का इसमें हाथ था। अब नॉर्थ स्ट्रीम को जब उड़ा दिया गया तो ये हुआ कि 200 बिलियन क्यूबिक मीटर, मतलब एक क्यूबिक मीटर होता है वो सैकड़ों लीटर्स के बराबर होता है। तो अब यहां पर 200 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर की बात हो रही है। अब उसके बाद रशिया ने वो पूरा कर लिया है, चाइना और ईरान को तेल दे, और ईरान खुद तेल एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है। इससे दोनों की इकोनॉमीज को फायदा पहुंचता है और भारत को भी फायदा पहुंच रहा था। भारत ने बीच में रोका, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाते तो वो चल रहा है रशिया के साथ। क्योंकि आज मोदी कुछ भी ट्वीट करें, निर्मला सीतारमण ने आज कह दिया कि भारत तो रशिया से तेल खरीदेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब उसी समय मोदी कह रहे हैं, उसी समय निर्मला सीतारमण कह रही है, और तो पूरी स्थिति क्लियर है। वही हमने कहा, मोदी झुक सकते, देश नहीं झुक सकता। अब मोदी ठीक है, अब एक व्यक्ति जो है वो कुछ भी करे, अब उससे देश अलग हो गया। यानी मोदी जो कर रहे हैं वो देश नहीं, देश अलग है। देश की एक अलग गरिमा है, देश अपने हिसाब से चल रहा है, देश को जो उसके राष्ट्रीय हित में समझ में आ रहा है वो कर रहा है। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल मैं 2 वीडियो लाऊंगा खतरनाक, और तीसरा वीडियो जो फिलिस्तीन का वो भी आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।